नेपाल जिसे शांति और बुद्ध का देश माना जाता है, पर वो आज जल रहा है। जगह जगह सोशल मीडिया बैन्स के चलते प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अभी तक 19 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। नेपाल की इकोनॉमी डाउन है, तो ये प्रॉब्लम्स अचानक कैसे हो गई? 4 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा बैन कैसे 9 सितंबर को जेन जी प्रोटेस्ट में बदल गया? और क्या ये प्रोटेस्ट ओनली सोशल मीडिया एप्स में बैन की वजह से हो रहा है, या फिर किसी फॉरेन कंट्री का हाथ है, या फिर कुछ और? डिटेल से बात करते हैं आज की इस वीडियो में। बात शुरू होती है 25 अगस्त 2025 को, जब नेपाल गवर्नमेंट ने एक मैंडेट जारी किया और उसमें ये बताया कि सभी सोशल मीडिया कंपनीज को नेपाल में रजिस्टर करना है और ये कंपलसरी है कि ये रजिस्ट्रेशन अगले 7 दिनों में हो जाए। और इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया जिसमें ये बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिस इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट किया जाए। बट यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इन ऐप्स पर बैन के लिए नहीं कहा था, ये कहा था कि हाँ कुछ लीगल अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। और फिर 28 तारीख को एक नोटिस इशू हुआ जिसमें डेडलाइन थी कि अगर ये कंपनियां रजिस्टर नहीं करती हैं तो 3 सितंबर तक इन सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लग जाएगा। और इस डेडलाइन के खत्म होते ही 4 सितंबर को नेपाल गवर्नमेंट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे 26 ऐप पर बैन लगा दिया। बट नेपाल के यूथ्स का ये कहना है कि ये बैन तो एक बहाना है। असल बात तो ये है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नेपाल गवर्नमेंट के करप्शन को लेकर बातें हो रही थी। ऑनलाइन एंटी करप्शन कैंपेन हो रहे थे। स्पेशली ट्रेंड हो रहा था #नेपोकिड। देखो, बात यह है कि जहां एक तरफ नेपाल के यूथ्स को डेली लाइफ सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वहीं नेपाल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बच्चे अपनी लग्जरियस लाइफ को शो कर रहे थे, जिससे नेपाल के यूथ ने डिजिटली क्वेश्चन उठाने शुरू किए और इसीलिए इन सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया गया। और फिर मेनली काठमांडू में 7 सितंबर को इनिशियली प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। डिमांड रखी जाती है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिस्टोर किया जाए, पर गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। इसीलिए 8 सितंबर को हामी नेपाल नाम के एक ग्रुप ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। प्लान ये था कि काठमांडू की सड़क पर मार्च करके पार्लियामेंट तक जाना है। इस प्रोटेस्ट को मेनली 18 साल से 25 साल तक के जेन जी लीड कर रहे थे। बेसिकली जिनके बारे में कहा जाता है कि जेन जी अपने आप में ही खुश रहते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ जेन जी ने वो करके दिखाया जो नेपाल के लोग पिछले कुछ सालों से नहीं कर पाए थे। और जब ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा था तो नेपाल गवर्नमेंट ने इनको रोकने की कोशिश करी, जिसमें पुलिस ने इन पर वाटर कैनन्स चलाए, टीयर गैस फेंके गए। और फिर भी जब ये जेन जी नहीं रुके तो एंड में पुलिस ने इन पर बुलेट चलाई, जिसमें 19 से ज्यादा लोग मारे गए, जिससे एक साइलेंट प्रोटेस्ट अब वायलेंट हो गया। लार्ज स्केल पर क्लैशेस हुए, इसीलिए ये प्रोटेस्ट और इंटेंसिफाई हो गया। और फिर 8 सितंबर की रात को ही नेपाल गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी मीटिंग रखी, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगे बैन को हटा दिया गया। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन्स के चलते स्टार्ट हुआ ये प्रोटेस्ट अब एंटी करप्शन और सिस्टम फेलियर के इशू में शिफ्ट हो गया। लेकिन रुको, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगा ये बैन खत्म हो गया तो प्रोटेस्ट को रुक जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ। देखो, बात 2008 की है, जब नेपाल में मोनार्की मतलब राजशाही खत्म हुई थी और नेपाल रिपब्लिक बना था। नेपाल में डेमोक्रेसी आई थी और सबको लगा था कि अब डेमोक्रेसी मजबूत होगी। लेकिन सरकारें बार बार बनती रहीं और बिखरती रहीं। पिछले 15 सालों में नेपाल ने दर्जनों पीएम देखे हैं। कोलिएशन पॉलिटिक्स, करप्शन,
पावर स्ट्रगल ने नेपाल गवर्नेंस को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया, जिससे देश में कोई इतना मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सका कि वो नेपाल की पॉपुलेशन, जिसमें 60% से ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, उनको रोजगार दे सके। इसीलिए नेपाल के लोगों को बाहर के देशों में जाके काम ढूंढना पड़ता है। जब नेपाल के लोग बाहर देश में हैं तो उनके लिए ये सोशल मीडिया एप्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। ये एप्स उन फैमिलीज को कनेक्ट करने के लिए एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। और जब ये एप्स बैन हुए तो इन लोगों को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और जैसा मैंने आपको बताया कि नेपाल में इतने जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं जिससे नेपाल की अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके, तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नेपाल में एक डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट हो रही थी। वहाँ के यंग जनरेशन इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे। और इसीलिए जब सोशल मीडिया पर बैन लगा तो नेपाल गवर्नमेंट ने डिजिटल इकोनॉमी को एक झटके में खत्म कर दिया और इससे जेनजी में गुस्सा और तेज हो गया। और दूसरी तरफ ये प्रोटेस्ट ओनली इकोनॉमिक क्राइसिस की बात नहीं थी। नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस 2008 के बाद ही स्टार्ट हो गए थे और 2008 के बाद ही नेपाल के बड़े मिनिस्टर्स पर करप्शन के चार्जेस लगते रहते थे। केपी शर्मा ओली के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करने के एलिगेशन लगे थे और ये भी एलिगेशन लगे कि इन्होंने जुडिशरी और बाकी गवर्नमेंट एजेंसियों को भी अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। फॉर्मर पीएम माधव कुमार नेपाल के ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने 2009 से 2011 के बीच में अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करके पतंजलि योगपीठ से एक लिमिट से जाकर एक लैंड डील करी थी और लैंड को कम प्राइस में खरीदा गया था और बाद में उसको ज्यादा प्राइस में बेचा गया, जिससे गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। इसीलिए इन सभी प्रॉब्लम्स के चलते नेपाल का यूथ इतना परेशान हुआ कि वो सड़कों पर उतर आए। बट केपी शर्मा ओली ने एक साइलेंट प्रोटेस्ट को भी चलने नहीं दिया। उन्होंने पुलिस और बाकी एजेंसीज का सहारा लिया, लेकिन एंड में जेनजी के इस प्रोटेस्ट में नेपाल की पार्लियामेंट तक को जला दिया। और इसी बीच केपी शर्मा ओली को भी अपना घर छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। दूसरी तरफ कुछ लोग इस प्रोटेस्ट को नेपाल के प्रोटेस्ट से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट और प्रोटेस्ट हुए थे और इसीलिए रूलिंग पार्टी का कहना था कि ये प्रोटेस्ट अमेरिका फंडेड है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में शेख हसीना के रिलेशन चाइना और रशिया से बेहतर हुए हैं। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट भी कहीं अमेरिका फंडेड तो नहीं। बट देखो, अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफिक सोर्स नहीं है। बट हाँ, एक बात जरूर है कि नेपाल की यंग पॉपुलेशन के लिए नेपाल के लीडर्स ने कुछ नहीं किया और इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नेपाल के जेनजी ने इनक्रेडिबल काम किया, ऐसा काम जो आने वाले फ्यूचर और अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट को ये मैसेज देगा कि डेमोक्रेसी का मतलब ओनली स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वो राइट्स हैं, ऐसे राइट जो सबके लिए इक्वल हैं। चलो मान लिया कि नेपाल गवर्नमेंट ने इन सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया, बट आप उन एप्स का सब्स्टिट्यूट और एक टाइम फ्रेम दो जिससे पॉपुलेशन उन एप्स पर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए। जैसे चीन ने अमेरिकन एप्स पर बैन लगाया तो खुद के एप्स बनाए। इसीलिए आने वाले टाइम में देखते हैं कि नेपाल का फ्यूचर कैसा होगा, कैसे ये नेपाल की हिस्ट्री को चेंज करेगा। कमेंट करके जरूर बताओ। और आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप चाइना की सक्सेस स्टोरी के बारे में देखना चाहते हैं, आप इस आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप अनफोल्डिंग सागाज। Parliament of Nepal was burned and Supreme Court was burned, and also the minister office, Prime Minister head office was also burned, and I think that was unnecessary and that was not done by the Gen Z. They're here to build a nation and Gen Z are building a nation. Gen Z will build a nation and we will first clean our street, clean our home and clean every government property, and then we will build and we will again rise as a independent, as a proud nation. You seem to be a really proud Nepali, Arjun. Yeah, I'm really proud Nepali.